वे साजिया की नशीली आँखों में जब भी झाँक कर देखते, उन्हें कहीं से भी संदेह की कोई झलक नहीं दिखाई देती थी। लेकिन एक जटिल समस्या अब भी उनके मस्तिष्क में कई बार रेंगने लगती थी कि कभी कोई कहीं से साजिया को उनकी तरफ से मन ना फेर दे। यह साजिया बेगम की खूबसूरती का जादू नहीं तो और क्या था कि उसने सेठ हीरालाल चौबसिया जैसे व्यक्ति को भी इस तरह शीशे में उतारा कि वह बस उसी के होकर रह गए थे। सेठ हीरालाल ऐसे रंगीन मिजाज थे कि अपनी फिल्मों की हर हीरोइन पर जी जान से मोहित हो जाते थे, पर साजिया बेगम के पीछे वह ऐसे लट्टू हुए कि अपने काम का मुख्य दायित्व अपने सहयोगियों के ऊपर छोड़ दिया था। चित्रशालाओं की रंगीनियां उनके लिए आकाश कुसुम बनकर रह गई और वह स्वयं तू हो तेरा जलवा हो और गोसाई तन्हाई के भाव रूप बनकर रह गए थे। सेठ हीरालाल ने साजिया बेगम से शादी तो चोरी छिपे की थी, परंतु फिल्मी क्षेत्र में ब्लैक धन तो छिपाया जा सकता है, लेकिन किसी का प्रेम छिपाए नहीं छिपता है। जब बात खुल गई तो सेठ हीरालाल ने भी जिद में आकर अपने स्टूडियो का नाम बदलकर साजिया स्टूडियो रख दिया। साजिया बेगम बड़ौदा की एक सुप्रसिद्ध नर्तकी व वेश्या थी। बम्बई में एक दूर के रिश्ते की खाला को हज तीर्थ के लिए समुद्री जहाज में बैठाने आई थी, तो फुर्सत के एक दिन वह सेठ हीरालाल के स्टूडियो में शूटिंग देखने पहुंच गई। सेठ हीरालाल पहले ही नज़र में घायल हो गए और साजिया बेगम को अपनी फिल्मों में काम करने के लिए निमंत्रण दे दिया। साजिया नाच सकती थी, गा सकती थी। इस पर अपार सौंदर्य पहली फिल्म की सफलता के बाद साजिया ने सेठ जी की कई फिल्मों में काम किया, परंतु सेठ हीरालाल ने उसे किसी दूसरे प्रोड्यूसर के पास नहीं जाने दिया और जब शादी हो गई तो सेठ हीरालाल ने साजिया से फिल्मों में सारा काम करवाना छोड़ दिया था। सेठ हीरालाल साजिया से पहले स्वयं किसी भी औरत के वफादार नहीं रहे थे, यहाँ तक कि अपनी पहले पत्नी को भी सौराष्ट्र में अपने गांव में छोड़ रखा था, परंतु साजिया ने कुछ ऐसा मंत्र फूंका कि सेठ हीरालाल इतना भी सहन नहीं कर सकते थे कि साजिया से कोई हंसकर बात भी कर ले। सेठ हीरालाल के दिल में शुरू में यह संदेह हुआ था कि साजिया आखिर एक वेश्या है, कहीं किसी दूसरे पर आसक्त ना हो जाए, परंतु साजिया को जहां अपने सौंदर्य पर गर्व था, वहीं सेठ हीरालाल के एहसानों का भी लिहाज था। साजिया वेश्या जीवन के कुछ ही वर्षों में कई रईसों और जागीरदारों से पाला पड़ चुका था, लेकिन कभी किसी ने शादी के लिए हाथ नहीं थामा था। उसने भी फैसला कर लिया था कि वह अब जीवन बिताएगी तो केवल सेठ हीरालाल के साथ ही बिताएगी। वे साजिया की नशीली आंखों में जब भी झांक कर देखते, उन्हें कहीं से भी संदेह की कोई झलक नहीं दिखाई देती थी। लेकिन एक जटिल समस्या अब भी उनके मस्तिष्क में कई बार रेंगने लगती थी कि कभी कहीं कोई साजिया को उनकी तरफ से मन न फेर दे। साजिया जिससे भी मिलती उसके मुख पर पुष्प खिल उठते थे। स्टूडियो हो या महफिल, उसकी हंसी की फुलझड़ी बात बात पर छुटती थी। उसकी हंसी में बचपन का भोलापन, प्राकृतिक यौवन का उन्माद और सौंदर्य का गर्व मिश्रित रहता था। उसकी हंसी तो रुक जाती, लेकिन वायुमंडल में देर तक जैसे किसी जल तरंग की आवाज थिरकती रहती है। लोग सुध-बुध खो बैठते थे, युवाओं के मन और बूढ़ों के ईमान डोलने लगते थे। सेठ हीरालाल जहाँ एकांत में साजिया की अदाओं पर मर मिटते थे, वहीं लोगों के सामने उसकी मुस्कान को बिखरते देखकर जल भुन कर रह जाते, पर कुछ कह नहीं पाते थे। सेठ हीरालाल का गुस्सा भी ऐसा था जो उनके चेहरे या आंखों में कभी प्रकट नहीं होता था। मानसिक तनाव की हालत में भी वह बस दोनों हाथों की उंगलियों पर तेजी से 1 से 100 तक गिनती गिनने लगते थे।
फिल्मी क्षेत्र के बहुत से लोग सेठ हीरालाल के एहसानों के बोझ तले दबे हुए थे, लेकिन कुछ लोग इस बोझ तले कुछ इस तरह से दबे थे कि फिर कभी सिर ना उठा सके। एक नए उभरते हीरो से मात्र उनकी ही फिल्मों में काम करने के लिए उन्होंने 5 साल का एक लंबा अनुबंध करा लिया था। हीरो से किसी बात पर अनबन हो गई। 2-3 नई फिल्मों के लिए हीरो के मुहूर्त शॉट ले कर डिब्बे में सदा के लिए बंद कर दिए गए। हीरो को 5 साल तक अनुबंध के अनुसार बराबर पारिश्रमिक देते रहे, लेकिन 5 साल के बाद जब अनुबंध की अवधि समाप्त हुई तो अन्य सभी फिल्म निर्माता उस हीरो के नाम तक से बिदकने लग गए थे। एक भुक्कड़ फिल्मी लेखक से भी इसी प्रकार का एक लंबा अनुबंध किया था सेठ हीरालाल ने। लेखक अपने लिखे हुए हर शब्द को पत्थर की लकीर समझता था। सेठ हीरालाल लेखक के इसी दावे के आगे नतमस्तक हो गए। एक अरसे तक उसी लेखक से अपनी कई फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखवाई और तमाम स्क्रिप्ट अलमारियों में बंद होती रही। फिल्मों के नामों की कभी घोषणा तक नहीं हुई। अनुबंध समाप्त होने के बाद किसी दूसरी संस्था में फिल्मी लेखक का कुछ बस नहीं चला तो वह अपने गांव वापस जाकर स्कूल मास्टरी करने लगा और समाचार पत्रों में अपना जीवन चरित्र धारावाहिक रूप में प्रकाशित कराता रहा। मजे की बात तो यह है कि इस बीच सेठ हीरालाल के मुख पर कभी क्रोध अथवा दुख का कोई भी भाव दिखाई नहीं देता था, मानो हाथों की उंगलियों पर 1 से 100 तक की गिनती जोड़कर लाखों की संख्या पार कर गई हो। एक दिन साजिया ने हंसी में हीरालाल से कहा कि स्टूडियो का एक नवयुवक टाइपिस्ट क्लर्क बिहारी लाल अर्थपूर्ण निगाहों से घूर घूर कर उसकी तरफ देखता है और मुस्कुरा कर अपने होठों पर जीभ फेरता है। तो सेठ हीरालाल के मुख पर एक फीकी सी मुस्कान उभरी और सिर्फ इतना कहा, कौवा चला हंस की चाल। क्या कहा? साजिया ने पूछा। जवाब में सेठ हीरालाल की उंगलियां बड़ी तेजी से 1 से 100 तक की गिनती गिनने में लगी। हफ्ते भर बाद ही सेठ हीरालाल ने उस टाइपिस्ट क्लर्क बिहारी लाल को उठाकर अपनी संस्था का हेड क्लर्क बना दिया। बिहारी लाल ने समझा कि साजिया की सचमुच उस पर कृपा दृष्टि हो गई है और यह पदोन्नति उसी की सिफारिश का फल है। वह समय असमय साजिया से बात करने के बहाने ढूंढने लगा। वह उसकी हर बात पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन बिहारी लाल में कभी इतना साहस नहीं हुआ कि वह बेधड़क होकर साजिया से प्रेम जता सकता। कुछ महीने और बीत गए और एक दिन स्टूडियो में पहुंचते ही सेठ हीरालाल ने बिहारी लाल को हेड क्लर्क के पद से हटाकर संस्था का मैनेजर नियुक्त कर दिया। एक बार तो साजिया भी सिटपिटाकर रह गई कि सेठ हीरालाल के दिल में क्या है। फिल्म क्षेत्र में यह अफवाह यहाँ तक और दृढ़ हो गई कि लोग समझने लगे साजिया बिहारी लाल पर वास्तव में आसक्त हो गई है। साजिया स्टूडियो में आती तो बिहारी लाल के पास ही दफ्तर में बैठी रहती थी। हीरालाल स्टूडियो के काम में व्यस्त रहते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि बिहारी लाल और साजिया बेगम दफ्तर में बिल्कुल अकेले रह जाते। बिहारी लाल की नाड़ी की गति तेज हो जाती। साजिया की हर अदा पर सांसों की गति कठिन और उलट-पुलट होने लगती थी। लेकिन कभी भी बिहारी लाल इतना साहस नहीं हुआ कि साजिया से कोई प्यार भरी बात कर सकता। दिन के उजाले में मात्र वह यही सपने देखता रहता कि यदि साजिया उस पर सचमुच इतनी मोहित हो चुकी है कि टाइपिस्ट से क्लर्क से हेड क्लर्क और हेड क्लर्क से मैनेजर पद पर उसे आरूढ़ करा चुकी है, तो एक दिन प्रेम का पहला कदम भी उसी की तरफ से उठेगा। इसी आशा में बिहारी लाल ने मैनेजर पद पर 2 वर्ष बिता दिए। सेठ हीरालाल ने मैनेजर का कार्यभार धीरे धीरे बिहारी लाल पर से कम करते हुए उसके सहकारियों पर
डाल दिया था। अब बिहारी लाल के पास केवल हीरालाल की ओर से पत्रों और अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने का काम ही शेष रह गया था। इन 2 वर्षों में बिहारी लाल ने एक बड़ा फ्लैट खरीद लिया था और एक कार भी खरीद ली थी। दफ्तर में उनके पास काम के नाम पर मात्र के लिए भी नहीं था। सुख चैन का जीवन बिताते हुए इन 2 वर्षों में बिहारी लाल फूलकर कुप्पा हो गया था। शरीर पर मोटाई की परत पर परत चढ़ गई थी। 2 वर्ष पहले का सुंदर नवयुवक इतना भद्दा और बेडौल हो गया था कि 4 कदम चलते ही उसकी सांसें फूलने लगती। और जिस दिन हीरालाल को इस बात का पूर्ण विश्वास हो गया कि बिहारी लाल अब बिल्कुल निकम्मा हो चुका है और कहीं भी काम करने लायक नहीं रहा है, उस दिन उन्होंने स्टूडियो में खड़े खड़े बिहारी लाल को नौकरी से निकाल दिया था। बिहारी लाल के चले जाने के बाद सेठ हीरालाल देर तक मानसिक तनाव में आकर अपने हाथों की उंगलियों पर 1 से 100 तक की गिनती गिनते रहे। साजिया पहली बार उंगलियों की इस बेचैन अवस्था को देखा तो उससे रहा न गया। उसने पूछा, यह आपकी उंगलियां क्यों कांप रही हैं? क्या? हीरालाल ने कांपते हुए हाथों को पीठ के पीछे छिपाते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं, ऐसे ही जरा हिसाब लगा रहा था। सेठ हीरालाल ने एक ऐसा खेल खेला जिसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सका और बिहारी लाल को भी साजिया और अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दिया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं।